नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, साइंस से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज मैं लेकर आया हूं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 8। आप सभी को पता है कि हम रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जिनका आने का चांस अभी आने वाली सभी परीक्षाओं में रहेगा। दोस्तों, इस श्रृंखला के अभी तक मैं आपको 7 पार्ट पढ़ा चुका हूं और आज बारी है पार्ट 8 की। तो हम इस श्रृंखला में टॉप क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं और उनके काफी अच्छे शानदार और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग पोर्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। चुनिंदा प्रश्न है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए श्रृंखला को बिना देर किए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज बारी है पार्ट 8 की। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आप सभी के सामने देके रखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। और इसमें पहला ही प्रश्न आप लोगों को देके रखा है कि जो प्लूरा होता है वो किसका आवरण होता है। आपसे पूछा गया है कि प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ व्हाट, किसका आवरण प्लूरा को कहा जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देके रखा है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। इसे हम लोग लंग्स के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन आपको लंग्स देके रखा है, दूसरा ऑप्शन लीवर देके रखा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लीवर देके रखा है, अगला किडनी देके रखा है और हार्ट देके रखा है। आपको बताना है कि जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो किस हृदय किस अंग के आसपास देखने को मिलती है या किसका एक आवरण माना जाता है। तो देखिए, अलग अलग अंगों के यहाँ पर हम लोग आवरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हृदय की, तो हृदय जिस झिल्ली से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। पेरिकार्डियल झिल्ली, तो पेरिकार्डियल झिल्ली किसके चारों ओर पाई जाती है या फिर इसे हम लोग हृदयावरणी झिल्ली के नाम से भी जान सकते हैं। तो पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है झिल्ली के अंदर। और पेरिकार्डियल झिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो यह हार्ट के आसपास पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर वृक्क की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं या फिर वृक्क की बात करते हैं, तो किडनी हमारी पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से कवर्ड रहती है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से कवर्ड होती है हमारी किडनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेरिटोनियम झिल्ली कहाँ पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है उदर गुहा में। ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां के जो ऑर्गन होते हैं हमारी पेरिटोनियम झिल्ली से ही कवर होते हैं। तो वृक्क उनमें से एक ऑर्गन होगा जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लंग्स की यानी कि फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की। तो फेफड़े हमारे किस झिल्ली से ढके हुए होते हैं, इस झिल्ली का नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन यानी कि प्लूरा नामक झिल्ली, प्लूरा झिल्ली। और इसी में प्लूरल नाम का लिक्विड भरा हुआ होता है, प्लूरल लिक्विड भरा हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए, इन्हें हम लोग प्रोटेक्शन देने के लिए इनके आसपास जो है एक थैली पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। और इन्हीं झिल्ली में लिक्विड भी भरा होता है ताकि इन्हें बाहरी आघातों से बचाया जा सके। तो काफी अच्छा प्रश्न है कि प्लूरा किसका एक आवरण होता है। तो प्लूरा आप लोगों को बताना है। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी को नोट्स बनाए, ध्यान रखना है, प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते चले। इस श्रृंखला को, ये श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है आप लोगों की और यहाँ बहुत अच्छे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट इनमें से कौन होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन आर्ट। आपको बताना है कि हमारे अंदर पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन होगा। इनमें से आपको बताना है क्लोरोफिल है, मेलानिन है, रोडोप्सिन है और हीमोग्लोबिन है। तो श्वसन की इस प्रक्रिया में जो पिगमेंट हमारा भाग लेता है उस पिगमेंट का नाम आपको बताना है। देखिए, आप लोग यहाँ पर अलग अलग पिगमेंट को पढ़ते हैं। क्लोरोफिल अगर हम लोग बात करें तो पौधों में हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो पौधों में जो हरा रंग होता है पत्तियों का किसकी वजह से होगा, क्लोरोफिल की वजह से होता है। वही अगर हम लोग मेलानिन की बात करते हैं तो मेलानिन हमारे त्वचा का जो रंग होता है, त्वचा का रंग होता है वो किससे निर्धारित होता, तो ये डिसाइड होगा किससे, मेलानिन से। अच्छा, रोडोप्सिन कहाँ का पिगमेंट होगा, तो यह पाया जाता है आंखों में, आपको ध्यान रखना है आंखों में। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो रक्त में पाया जाने वाला रक्त में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में इसका सिंबल होता है Hb। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर वायु का आदान प्रदान करवाता है या गैसों का विनिमय करवा देता है। गैसों का एक्सचेंजेशन इसके द्वारा ही संभव है कि O2 और CO2 हमारे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिकाओं तक किसकी सहायता से पहुंचती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो श्वसन पिगमेंट होगा, तो हम लोग जो भी रेस्पिरेटरी या फिर जो भी गैसों को हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक लेकर जाने वाला जो वर्णक होगा, पिगमेंट होगा, उसका नाम क्या होने वाला है,
हीमोग्लोबिन। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझे और फिर आपको इसका जवाब देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो यह एक प्रकार का शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है जो धमनियों में बहता है, आपको ध्यान रखना है। वही ऑक्सीजन रहित रक्त की बात करते हैं तो ये CO2 जेनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ कौन सा ऐसा प्राणी है जो दोनों प्रकार के रक्त को एक साथ वहन कर सकता है, आपको बताना है। अगर आप हमारे अंदर कुछ व्यवस्था को देखोगे तो हमारे अंदर धमनियों में कौन सा रक्त बहता है तो O2 वाला रक्त बहेगा, यानी O2 जेनेटेड। और अगर शिराओं की बात करते हैं तो शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। और ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे अंदर धमनियों में ही बहता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रक्त जिसके अंदर मिश्रित रक्त प्रणाली पाई जाती है। अब मिश्रित रक्त प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। यानी कि जिसके अंदर मिक्स्ड ब्लड सिस्टम हो। अब मिक्स्ड ब्लड सिस्टम का मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पर उस प्राणी को देखने वाले हैं जिसमें एक ही वाहिनिका के अंदर शुद्ध रक्त भी होता है और अशुद्ध रक्त भी होता है। काफी बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को टारगेट किया गया है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कॉर्डेट्स का, यानी कि कॉर्डेटा जो प्राणी होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है मछलियां, यानी कि मत्स्य वर्ग। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मछलियां होती हैं इनके अंदर टोटल हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और इसमें 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी टोटल यहाँ पर हार्ट चैम्बर कितने हो जाते हैं, 2। मछलियों में हार्ट चैम्बर 2 हो जाते हैं, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय। वही अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं उभयचर। और उभयचर यानी कि एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चेंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, 3 चेंबर होते हैं जहां 2 आलिंद और एक निलय होगा, 2 आलिंद और एक निलय। अगर हम लोग यहाँ पर उभयचरों में बात करते हैं और उभयचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 चेंबर होंगे, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, एक से शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और एक से अशुद्ध रक्त। पर जब ये वेंट्रिकल के अंदर पहुंचते हैं तो ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं और यहीं से निर्माण हो जाता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि मिश्रित रक्त प्रणाली का। और मिश्रित रक्त प्रणाली जहां से शुरू होती है उसका नाम है उभयचर। यानी कि अगर हम लोग उभयचर के जीवों की बात करें एम्फीबियंस, तो मछली तो अलग हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 कक्षाओं को देख लिया है। मेंढक की बात करते तो क्या मेंढक उभयचर के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसके आगे अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि उभयचर के बाद में जो एनिमल आते हैं उनको हम लोग कहते हैं सरीसृप, रेप्टाइल। और ये जो रेप्टाइल होते हैं इनके अंदर भी हार्ट चेंबर 3 होते हैं और हार्ट चेंबर 3 में वही कहानी कि 2 ऑरिकल हो जाएंगे और एक वेंट्रिकल हो जाएगा। यहाँ भी मिश्रित रक्त प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। यदि एग्जाम्स में एम्फीबियंस का किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया है तो आपको रेप्टाइल वर्ग के किसी जानवर को लेना है और वहां पर बताना है कि मिश्रित रक्त प्रणाली देखने को यहाँ पर मिलेगी। यानी एक आलिंद, दोनों आलिंद में एक में शुद्ध और एक में अशुद्ध रक्त होगा जो आगे चलकर मिक्स हो जाता है और ये मिश्रित रक्त प्रणाली का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पता चला, काफी शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिला। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, आप जल्दी से इसका मुझे आंसर बताइए। एंटीजन क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन का जवाब आप लोगों को मुझे देना है। देखिए हमारे, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी आरबीसी की, तो आरबीसी की जो सेल होती है इसके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन मिला और इसी ग्लाइकोप्रोटीन को यहाँ पर नाम दे दिया जाता है एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोटीन माना जाता है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी से ग्लाइकोप्रोटीन मिला और उसी ग्लाइकोप्रोटीन में हम लोगों ने 2 प्रकार के नाम इनके रख दिए, वो है एंटीजन ए और एंटीजन बी।
यानी आपको एक बात यहाँ से समझ में आ जाती है कि जो एंटीजन होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब अगला इसमें हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया। एंटीजन क्या होते हैं, तो ये एंटीबॉडी के विपरीत होते हैं, एंटीबॉडी का अवशोषण करते हैं, या फिर एंटीबॉडी के निर्माण में एक उत्प्रेरक होते हैं, या एंटीबॉडी का फल होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो एंटीजन होती है, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की हम लोग बात करें तो जो एंटीबॉडी होती है वो विपरीत गुण वाली होती है, यानी कि जिस रक्त समूह के अंदर एंटीजन ए मिलता है वहां एंटीबॉडी क्या मिलती है, बी मिलेगी, और जिस रक्त समूह के अंदर एंटीजन बी मिलता है वहां एंटीबॉडी क्या मिलेगी, एंटीबॉडी मिलती है वहां पर ए, यानी कि स्मॉल ए। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि एक प्रकार के कैटालाइजर होते हैं, अगर एंटीजन होते हैं तो यह एक प्रकार के एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां आपको बताना है कि जब हम लोग ऊंचाई के स्थान पर जाते हैं तो वहां आरबीसी की संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वहां आप लोगों को बताना है देखिएगा इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। क्या ऑक्सीजन अधिक हो जाता है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन यहाँ पर अधिक हो जाता है। ऑक्सीजन अधिक होगा यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो जो एयर का डेंसिटी होता है वो वैसे कम होता चला जाता है, तो सभी गैसों के जो घनत्व होगा वो धीरे 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 घटता चला जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन कम हो जाता है, वायु में सूक्ष्मजीव होते हैं, या शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा होती है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 और डी तो वैसे अलग हो जाएंगे, और हमने ऑप्शन नंबर ए को भी यहाँ से हटा दिया कि यहाँ ऑक्सीजन अधिक हो जाएगी, ऑक्सीजन के अंदर कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जब हम लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो हमारे अंदर जो आरबीसी की संख्या है बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को वहन करने के लिए जो हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन को वहन करने वाले अणु होते हैं हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ेगी, और उनकी संख्या बढ़ जाना इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। और जब हम लोग जमीन पर लेट जाते हैं तो हमारे लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है हमारी सतह पर वह सबसे ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से हमारे अंदर आरबीसी की जो संख्या होती है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन टारगेट किया जा चुका है, और आपको इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द ब्लड, किस फॉर्म में आपको यहाँ पर ले जाया जाते हुए मिलेगी। तो अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है किस फॉर्म में, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है, कार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाया जाता है, या फिर यहाँ पर देके रखा है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है। देखिए अगर हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में विनिमय या आदान प्रदान करने का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन के अंदर अगर हम लोग फेफड़ों से कुपिकाओं के पास से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचने का सफर देखें तो वहां हीमोग्लोबिन का एक काफी अच्छा रोल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को संयुक्त करके क्या करता है कि कोशिकाओं के पास पहुंचाता है। आपको ध्यान रखना है यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाएगा, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ चला जाएगा, हमारी सेल के पास में। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का यह निर्माण करेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे अंदर बाइकार्बोनेट के रूप में चलते हैं। किस रूप में चलते हैं, बाइकार्बोनेट के रूप में चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में यहाँ पर आपको ब्लड के अंदर मूव होते हुए दिखाई देगी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बाइकार्बोनेट आयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब हमने ऑप्शन नंबर डी को चुना। अगला क्वेश्चन है अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष या डिफेक्ट को माना जाता है। आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर चोट लग जाए और उसमें रक्तस्राव रुके नहीं तो इसका कारण इनमें से किसी एक दोष में होगा, आपको बताना है।
चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार आरबीसी होता है, आपको बताना रेड ब्लड सेल्स होता है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार रुधिर प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा, या फिर हम लोग देख ले क्या बिंबाणु इसके लिए सही होगा, थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर लसिका कोशिका यानी लिम्फोसाइट भी हम लोग देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा अगर हम लोग रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग को रोकते हैं तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है। तो अगर मैं रक्त का थक्का की बात करूं तो यहाँ पर सहायता करते हैं हमारे ब्लड का कौन सा भाग, प्लेटलेट्स वाला भाग। प्लेटलेट्स वाला भाग, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और इन प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं, जिनकी एक सेल का नाम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी इन्हें हम लोग जान सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए हमारे अंदर जो जाल बनाने का काम करता है रक्त को थक्का रोग या रक्त के अणुओं को फंसाने के लिए, तो वह थ्रोम्बोसाइट का ही जाल होता है जो ब्लड प्लेटलेट। इनकी संख्या हमारे अंदर सामान्यतः कितनी होती है, तो अगर इनकी सामान्य संख्या की हम लोग बात करें तो 1.5 लाख से लेकर कहां तक हो जाएगा 4.5 सामान्य संख्या होती है, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इनकी संख्या देखी जा सकती है। किस केस में इनकी संख्या तेजी से घटती है, तो अगर हम ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति है जो डेंगू का शिकार हुआ है या फिर उसे चिकनगुनिया हो गया है, तो इन दोनों केसेस में तेजी से जो हमारे प्लेटलेट काउंट होते हैं वो डाउन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्लेटलेट का जो गिरना बहुत ही घातक होता है व्यक्ति के लिए, तो ये बहुत ज्यादा समय तक गिर जाते हैं, हो सकता है यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया का एक लक्षण हो। तो डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो तेजी से डाउन होते रहते हैं। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की जो एक सेल होती है इसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट। वही अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की सेल की बात करें तो इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानेंगे, ल्यूकोसाइट। और वही अगर हम लोग प्लेटलेट्स की एक सेल की बात करें तो उसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और थ्रोम्बोसाइट इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन हमने अभी देखा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि जॉग यानी कि लीच, आप लोगों ने जॉग का नाम सुना होगा। जॉग क्या होती है? जॉग, लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्रवाह करता है, को उड़ेल कर, किसको उड़ेल कर, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली क्या करवाएगा, ब्लड को वहां से फ्लो करवाएगा। देखिए, जोंक के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जोंक एक प्राणी, एक जंतु होता है, और यह जंतु होता है एनेलिडा संघ का। वैसे इस संघ में जो केचुआ, अगर हम लोग देखें, जो अर्थवर्म होता है, केचुआ, नेरिस, जोंक, ये सभी को हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं। तो जो एनेलिडा संघ है उसी से हम लोग बात करते हैं जोंक की। इस जोंक को हम लोग लीच के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग लीच भी कह सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जोंक क्या करता है कि जिस शरीर पर, ज्यादातर ये छोटे जलाशयों में आपको ये जानवर देखने को मिलेगा, और जो पशु होते हैं उनकी स्किन पर ये चिपक कर वहां से कंटिन्यूसली ब्लड को क्या करता है, शक करता रहता है। इसलिए इसे हम लोग ब्लड सकिंग लीच के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग ब्लड सकिंग लीच के नाम से भी जानते हैं। ब्लड सकिंग लीच यानी कि लगातार यह रक्त को क्या करता है, यह रक्त को वहां से स्त्राव करवाता रहता है, क्योंकि यह घाव करेगा और अपने घाव में अपनी लार के साथ में यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन स्त्रावित कर देता है। आप ध्यान से समझिएगा, लार के साथ यह क्या करता है, एक एंटीकोएगुलेट, एंटीकोएगुलेट का मतलब होगा जो रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि प्रतिस्कंदित प्रोटीन, प्रतिस्कंदित प्रोटीन का ये स्त्राव करता है, और इस प्रोटीन का नाम होता है हिरुडिन। हिरुडिन, जहां आपको ध्यान से समझना है कि जहां इसका अटैक होता है स्किन पर किसी भी भाग पर, वहां ये अपने लार के साथ में हिरुडिन नाम का प्रोटीन जो है, जिसे हम लोग एंटीकोएगुलेट मटेरियल ब्लड के लिए, यह ब्लड को जमने से रोकता है। रक्त का थक्का ये जमने नहीं देगा, तो लगातार उस घाव से वहां से ब्लड जो है बाहर आता रहेगा, और ये उस ब्लड को शक करता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा हिरुडिन। इसीलिए इस वाले प्राणी को हम हिरुडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं, हिरुडिनेरिया इसे ही कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जोंक किस संघ का प्राणी है, तो आपको बताना है कि जो जोंक होता है वह एनेलिडा संघ का प्राणी माना जाता है। तो क्या आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बोले कि हिपैरिन क्या होता है, तो हिपैरिन हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, रक्त वाहिनियों में
रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन आप लोगों को ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है, रक्त शर्करा बढ़ जाती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स बदलता है, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय से निकलता है। तो हिरुडिन और हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, और हम लोगों ने देखा कि यह एक एंटी कोएगुलेट प्रोटीन माना जाता है जो जोंक अपने लार के साथ में उस घाव पर छोड़ देती है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से समझना है और इसका मुझे जवाब देना है। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? आपको बताना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो रक्त समूह है वह है बी। अब ये बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है, आपको ध्यान रखना है कि इस बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में जो एंटीजन होगा वह बी ही होगा, और जो एंटीबॉडी होगा वह होगा ए। आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार के जो विपरीत गुण वाले जो प्रोटीन होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। और एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडी के लिए एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जो उसके निर्माण में सहायक होता है। तो रक्त समूह ए में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी होगा ए। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह किन किन व्यक्तियों को रक्त दे सकता है संकट काल में। तो मैं आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन देके रखा है बी या ए। बी या ए, यहाँ पर बताया बी या ए। देखिए बी को बी वाला रक्त समूह दे सकता है, पर यहाँ पर ए जो हम लोग बात करते हैं तो ए के अंदर जो एंटीजन होगा, ए के अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो एंटीबॉडी हो जाएगा बी। एंटीबॉडी यहां पर हो जाएगा बी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी ए है, ये विशेष ध्यान से समझना है कि जो एंटीजन ए है यह एंटीबॉडी ए को क्या करेगा? एंटीजन ए है ये एंटीबॉडी ए को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए ए को कोई बी वाला व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकता। अब अगर हम लोग बात करते हैं ए बी या ए की, तो ए तो यहाँ हम लोगों ने विशेष बात को देख लिया कि यहाँ एंटीजन ए आ जाता है और एंटीबॉडी ए इसको रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विरोधी गुण वाले क्या होते हैं? प्रोटीन माने जाते हैं। अगला यहाँ पर देखे रखा है ए या ओ, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, रिसिपिएंट नहीं होगा। तो ओ नाम का जो पेशेंट होता है वो ओ से ही ब्लड को ले सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारे सामने होगा ए बी या फिर बी। ऑप्शन नंबर डी जो ए बी होता है, ए बी को हम लोग सर्वग्राही के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जो बी होता है इसको भी डोनेट कर सकता है। तो बी वाला व्यक्ति जो होगा वह बी, ए बी को और बी को। अगर हम बात करें ए वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ए वाला व्यक्ति ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं बी वाला व्यक्ति, तो बी को और ए बी को डोनेट कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी वाला व्यक्ति किसको डोनेट कर सकता है, तो यह स्वयं केवल ए बी को ही डोनेट कर सकता है। और ओ वाला व्यक्ति ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है और ओ को भी डोनेट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है इस तरीके से सारी चीजें बहुत अच्छे से फ्रेम कर लीजिए और अपने नोट्स में इनको लिख दीजिए कि अगर ए है तो संकट काल में ए वाला व्यक्ति ए और ए बी दोनों को डोनेट करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने 10th है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, यानी व्हाट कॉज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किस वजह से आता है? देखिए एक आम समस्या हो गई है आजकल ये कि आए दिन हमें इसके केस, बहुत ज्यादा केस आजकल सुनने में आ रहे हैं। क्या वजह है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दिल का दौरा पड़ने का प्रमुख कारण, क्या हृदय पर जीवाणुओं का हमला हो जाता है? तो किसी प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। हृदय गति का रुक जाना इसका कारण आपसे पूछा गया कि हृदय गति किस वजह से रुक जाती है। क्या हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हार्ट होता है उसकी मांसपेशियों को जो ब्लड हमें चाहिए होता है उस ब्लड में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस कमी की वजह से जो हार्ट होता है वह पंपिंग करना बंद कर देता है। आपको ध्यान रखना है। और अज्ञात कारणों से तो अज्ञात कारण नहीं होगा। देखिए आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर हार्ट अटैक के कई कारण है। जो हृदय होता है, हमारे हृदय में जो हृदय की मांसपेशियां होती है उनमें ब्लड को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, यानी कि कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी जो धमनी होती है, यह अगर इसके अंदर ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाए, या फिर हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये ब्लॉकेज बन जाते हैं। और इन ब्लॉकेज के कारण, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है और ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज क्या करते हैं? रक्त का प्रवाह यहाँ पर बाधित करते हैं। तो रक्त का प्रवाह बाधित होने की वजह से जो मांसपेशियां होती है उन्हें प्रॉपर वे में जो रक्त है वो नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इस वजह से यहाँ पर जो हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल के अत्याधुनिक, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण होता है
सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करना, यानी कि संतृप्त वसाओं का सेवन करना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कम से कम हमें इसका सेवन करना है, कोलेस्ट्रॉल का कम से कम हमें सेवन करना है। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाना, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही जवाब हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हमारे सामने है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है को हम लोग कहते हैं। देखिए ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसमें क्या कहेंगे। काफी स्टूडेंट जैसे ही ग्लूकोज नाम दिखता है इसका जवाब दे देते हैं डायबिटीज या मधुमेह, पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा अधिक नहीं हो रही है। मधुमेह या डायबिटीज के अंदर तो ग्लूकोज बढ़ता है, और ग्लूकोज क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आपसे यहाँ पर पूछा गया कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, डायबिटीज इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। टाइफाइड नहीं होता है, क्योंकि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होगा। साल्मोनेला टाइफी नाम के एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है टाइफाइड। टाइफाइड जिसे हम लोग मोतीझरा के नाम से भी जानते हैं। मलेरिया, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ, और इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से यह रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ जो इस मादा एनाफिलिस की लार में देखने को मिलता है। यहां पर दिया गया है हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन जो होता है हमारी अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी अधिकता की, तो इंसुलिन की अधिकता और इंसुलिन की कमी इन दोनों से हमारे शरीर के अंदर रोग होता है। हमने देखा कि ग्लूकोज की मात्रा का कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया नाम का डिसीज कहलाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया इसका सही जवाब है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो यहाँ मधुमेह होता है, यह डायबिटीज हो सकता है, और इसकी वजह से अधिकता की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया, जो हमारा सामान्य ग्लूकोज स्तर है, ग्लूकोज स्तर है 80 to 100, यहाँ इससे भी कम ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर हो जाता है और काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर इम्बैलेंसिंग इंसुलिन के अंदर आती है, यदि इंसुलिन कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए, इन दोनों केसेस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसकी अधिकता से मधुमेह होगा और इसकी कमी से, अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया होगा और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जब इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाएगा और उसे मधुमेह कहते हैं। और जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां पर हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का स्तर काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो आपको सारे ऑप्शन मैंने समझा दिए, हाइपोग्लाइसीमिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं, आपको बताना है। काफी शानदार प्रश्न है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं। तो देखिए हम लोग अगर एक ऑक्सीजन अणु की बात करते हैं तो एक O2 हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के पास में 3 लोन पेयर, अगर हम लोग देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर, तो 6 इलेक्ट्रॉन। 4 हम लोगों ने देख लिए, इसके पास में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार भी सेट कर सकते हैं। देखिएगा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ इस प्रकार भी बिठा सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। सेम केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ये सहसंयोजी बंध बनाकर O2 का निर्माण करेंगे, सहसंयोजी बंध बनाकर O2 का निर्माण करेंगे, एक अणु का निर्माण हो गया। आप लोग देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अणु के बीच में कौन सा बंध बना, तो डबल बॉन्ड बना, यानी कि 2 आबंध बन जाते हैं, डबल बॉन्ड बना। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 लोन पेयर और 3 बॉन्डिंग, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बंध से साझा करेंगे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2 आबंध। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब अ कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन। धनायन कब बनेगा, तो आप लोगों को बताना है जब पॉजिटिव चार्ज कब आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, यानी कि एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द एटम्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि परमाणु बाहर से कोई धनावेश आ जाए, या फिर प्रोटॉन बाहर निकल जाए। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो वह एक पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है। वही अगर मान लीजिए कोई एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो यह इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज को ले लेगा। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन को दान करने पर ही धनायन बनता है,
इलेक्ट्रॉन को दान करने पर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? दान किया जाए। आपको ध्यान रखना है इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक आयनिक बंधन बनता है, आयनिक बंधन यानी कि आयनिक बॉन्डिंग, या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। बॉन्ड से काफी अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। तो एक आयनिक बंधन बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हो या फिर ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो। एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या इन्हें हम लोग वैद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बंध आपको ध्यान रखना है आयनों के आदान प्रदान से बनता है, यानी यह धातु और अधातुओं के बीच में बनने वाला एक बंध होता है, जिसे आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है NaCl। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, जो सबसे मजबूत बंध भी माना जाता है। तो इसमें धातु का संयोग किसी अधातु तत्व से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है? सही जवाब हो जाने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुख करते हैं। 15 क्वेश्चन है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। आपको बताना है यदि हमने एक बर्तन में NaCl को घोल दिया तो NaCl घुलने के बाद में यहाँ कुछ प्रकार के आयनों का निर्माण करेगा, Na+ और Cl-। और जब किसी लिक्विड के अंदर आयनों की संख्या बढ़ती है तो यह लिक्विड विद्युत और उष्मा का क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर बन जाता है, यानी इसे हम लोग कहते हैं सुचालक। आपको ध्यान रखना है किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जिसकी नीड होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और किसी भी लिक्विड में जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है तो वहां पर हमें चाहिए होते हैं क्या? आयन। आयनों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो जब हम लोग किसी सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोल देते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो Na+ और Cl- दो प्रकार के जो आयन है वो हम लोगों को यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। तो मुक्त आयन यहाँ पर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने देके रखा है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी बाय विच नेम इज सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज? सोडियम कार्बोनेट, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं यहां पर धावन सोडा, या फिर आप इसे वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं, सोडा एस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, Na2CO3। अगर हम इसमें 10 जल के अणु मिला दे, 10 जल के अणु मिला दे तो आपको ध्यान रखना है कंपाउंड बनता है वेरी इंपॉर्टेंट वॉशिंग सोडा, यानी यहां पर बन जाएगा Na2CO3.10H2O। आपको बहुत अच्छे से ये अपने नोट्स में लिख देना है कि धावन सोडा का फार्मूला क्या होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, यानी कि ये कपड़े धोने का सोडा नहीं, ये खाने का सोडा होगा, ये वॉशिंग सोडा होगा, ये होगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आमतौर पर सोडियम कार्बोनेट को तो क्या हम बेकिंग सोडा कहेंगे? तो बेकिंग सोडा इसे हम लोग नहीं कहेंगे, यह खाने का सोडा हो जाएगा और इसका फार्मूला NaHCO3 होगा। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी इसका हम लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। और कास्टिक सोडा क्या होता है? तो आपको लिख देना है कास्टिक सोडा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक पोटास होता है KOH। इनका निर्माण साबुन के निर्माण उपयोग में किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH से हम लोग नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन का निर्माण करते हैं, और वही जब कास्टिक पोटास की बात करते हैं पोटेशियम आयन की, तो यहाँ पर नहाने नहाने के साबुन इससे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों सेशन अगर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या सारे क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे हैं, सेशन को लाइक करना भूले, लाइक जरूर किया करें, आप लोगों को हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें और सेशन को शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजी बंध आपको दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग? देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोगों ने दो प्रकार की बॉन्डिंग पढ़ी थी, यानी कि एक हो जाती है पोलर और एक हो जाती है नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये दोनों क्या होती है तो हम देखेंगे कि अगर होमोएटॉमिक अणु होते हैं, होमोएटॉमिक का मतलब हो जाएगा समपरमाणु,
और समपरमाणुक होते हैं, मान लीजिए कि H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, Cl2 हुआ। इस प्रकार से जब एक जैसे अणुओं के बीच में बंध बनता है तो उन्हें हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, नॉन पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल में मान लीजिए हम HCl के बीच में बना रहे हैं, हम H2O के बीच में बना रहे हैं, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो SO2 के बीच में बना रहे हैं। तो ढेर सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पोलर होते हैं। तो आपको बताना है कि गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर कौन होगा, नॉन पोलर कौन होगा। तो नॉन पोलर यहां पर आपको बताना है, नॉन पोलर हो जाएगा क्या, अमोनिया हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, पानी हो जाएगा, या फिर यहां पर हो जाएगा क्लोरीन अणु। तो नॉन पोलर में क्लोरीन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर Cl2, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन होगा वो क्लोरीन के साथ में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाएगा, बल्कि पानी में और अमोनिया में और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग का निर्माण हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। बेंजीन एक अणु में दोहरे आबंध होता है। आपको बताना है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं बेंजीन के, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इस प्रकार आप बेंजीन रिंग को भी देख सकते हैं। आपने बेंजीन को इस प्रकार बनाया, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लोग द्विबंध बनाते हैं और इसी से C6H6 का निर्माण होता है। यानी कि एक कार्बन, फिर यहाँ पर हम लोग अगला कार्बन लेंगे, यहाँ अगला कार्बन लेंगे, फिर अगला कार्बन। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। सभी कार्बन जो होगा वह कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने होते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो 1, 2 और 3 वैलेंसी, और अपनी एक वैलेंसी को यह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से क्या करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। आपको ध्यान रखना है। वैसे ही इस वाले कार्बन के लिए 2 वैलेंसी यहां से कंप्लीट हो जाती है, 3 और 1 4, यानी कि ये सेटिस्फाई हुआ। यह कार्बन 1, 2, 3 और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 वैलेंसी यहाँ की कार्बन की क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर हम इस कार्बन की बात करें 1, 2, 3, 4 यहाँ ये कंप्लीट होगा, 1, 1, 2, 3 और यहाँ एक और हमारे पास क्या आ जाने वाला है, डबल बॉन्ड आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इतने सारे। अब हम लोग अगर सिग्मा और पाई की बात करें, अगर आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए कि कितने और सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उन सभी में सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा और 1 पाई होता है। आपको ध्यान रखना है 1 सिग्मा और 2 पाई होता है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं लिख देता हूं कि जो एक सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्डिंग में क्या होगा, 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी कि ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, पाई बॉन्ड। यहां भी पाई होगा और यहां भी पाई होगा। तो दोस्तों आपको यहां पर काउंट करना है कि एक बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं। तो हम लोग यहां पर काउंट करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1, 2, यहां पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां पर हम लोगों ने देख लिए। चलिए एक बार और हम लोग काउंट कर लेते हैं कि एक यहां पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद में हम लोग बात करते हैं यहां पर 3 हो जाएगा, 3 उसके बाद 4, यहां पर हम बात करेंगे 5, ये 6, ये 7, यह 8, यह 9, यह 10, यह 11 और यहां पर एक और हम लोग ले लेते हैं 12। और अगर हम पाई वन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पाई हो जाएगी वो कितने हो जाएंगे, तो पाई यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पर पूछा है दोहरे आबंधों की संख्या कितनी होती, तो दोहरे आबंध यहाँ पर 3 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्या यह समझ में आ रहा है, तो सेशन मुझे आप जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए गति के नियमों से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर बोला गया है कि तीसरे नियम से संबंधित उदाहरण कौन सा होगा। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह न्यूटन की गति का ही एग्जाम्पल है, बट यह पहले नियम से संबंधित है, यानी ये न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ है, यानी जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बस के रुकने पर, अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का। रॉकेट लॉन्च करना, तो रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर सिद्धांत काम करता है। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तेजी से आती हुई क्रिकेट को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों की, तो यहाँ ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है,
यानी कि सेकंड लो होगा। और आखिरी दिया है कि जब हम पेडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फोर्स जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही क्या होगा, मोशन होगा। सही जवाब रॉकेट लॉन्च करना। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरा नियम माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आज के सेशन में 20 ही क्वेश्चन रहने वाले। तो आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है कि एक शेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो अगर आपने इस प्रकार के प्रश्न जब भी पढ़ने को आ जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी जिसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी कहते हैं। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर किसी निकाय में या किसी तंत्र में कोई बाहरी बल हम लोग ना लगाएं, यानी एक्सटर्नल किसी फोर्स को हम लोगों ने नहीं लगाया हो, तो निकाय के प्रत्येक कणों का जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। मान लीजिए एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद वह कई टुकड़ों में अलग अलग दिशाओं में उड़ गए उसके पार्टिकल, तो उस हर एक पार्टिकल का जो संवेग होगा वो क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा, यानी कि संरक्षित रहेगा। और यही बात आपको बोली गई है। तो एक शेल के विस्फोट के बाद में कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है, सही जवाब हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से सेशन समझ में आ रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इस बात को आप जरूर बताएं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर भी जरूर करना है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। आप अच्छे से अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।